हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं घटना चक्र बीपीएससी पूर्वालोकन सामान्य अध्ययन की ये बुक है। ये बुक जो है बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ वर्ष 2023 के लिए ये बुक आई हुई है। और इस बुक के अंदर जो है वर्ष 1992 से लेकर वर्ष 2022 तक यानी 38वीं बीपीएससी से लेकर 67वीं बीपीएससी तक के पेपर को सब्जेक्ट वाइज मोड में इंक्लूड किया गया है। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये पूरा पेपर जो है सब्जेक्ट वाइज मोड में दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भारतीय इतिहास है, राज्य व्यवस्था है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान का पेपर है। और ये बिहार राज्य संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं जैसे भूगोल है, कृषि उद्योग है, इतिहास है, जनसंख्या है, विविध है। तो ये सारे का सारा वीडियो जो है इसमें से एक दो टॉपिक को अगर छोड़ दे तो सारा का वीडियो जो है मैं इसका वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूं। और आप अगर इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो वीडियो को पहले आप देखिए और वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये है बिहार कृषि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार कृषि, और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसे 2-3 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स के अंदर 100% रहता ही रहता है बिहार कृषि से। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिहार कृषि उद्योग और विविध। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आप तक पहुंच जाए। और हाँ, ये जो जितना वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। आप एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको जो भी वीडियो देखना होगा आप वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कृषि उद्योग और विविध का ये क्वेश्चंस है। और इसके अंदर जो है पहला क्वेश्चंस कह रहा है कि वर्ष 2019 में बिहार में मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मान कितना था। तो ये मान था 0.574। आइए थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वर्ष 2019 में बिहार का जो मानव HDI यानी ह्यूमन डेवलप इंडेक्स जो था इसका जो वैल्यू था यानी स्कोर जो था ये 0.574 था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी CFMS शुरू किया है। यह प्रणाली क्या है। तो देखिए इसका जब हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे ना तो अपने आप समझ जाएगा कि ये प्रणाली क्या है। देखिए बिहार सरकार जो है ना बजट प्रबंधन के लिए TCS कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS टाटा की। ये एक सॉफ्टवेयर बिहार सरकार जो है TCS से बजट प्रबंधन के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया था और इसी का नाम जो है ये है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी CFMS। तो यह जो है बजट या मतलब बजट निर्माण के लिए ये सॉफ्टवेयर को बनाया गया था, यानी बजट के अंदर जो पारदर्शिता लाए, समय को बचाए और योजना को प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करेगी। तो आइए यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। इसमें से आप ऐसा कोई नहीं देख रहे हैं, ये ऑनलाइन तथा कागज रहित है, बैंक NPA की बात कर रहा है, राज्य परियोजना प्रभावी क्रियान्वयन की बात कर रहा है या स्थानीय निकायों की बात कर रहा है ना। तो इसमें से कोई नहीं है तो इसीलिए हो जाएगा E हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया, देखिए 2016 के अंदर 2016 में मक्का के लिए बिहार सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था और 2020 में मक्का और गेहूं, ये दोनों को याद कर लीजिए, मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को मक्का और गेहूं के क्षेत्र में लगातार उत्पादन के साथ उत्पादकता में वृद्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया था। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य क्या है। देखिए सतत जीविकोपार्जन योजना जो है ये बिहार सरकार शुरू किया था 5 अगस्त 2018 को। तो ये योजना क्यों शुरू किया गया। देखिए बिहार के अंदर जो है सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि शराब जो है बंद है। तो जिन लोगों का पैतृक यानी जनरेशन टू जनरेशन शराब का व्यापार था, यानी तारी का व्यापार है, जो पेड़ से तारी उतार कर बेचते थे या फिर शराब वगैरह बेचते थे, तो उनकी जो है शराबबंदी के कारण उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो दिन पर दिन लच्चर होती जा रही थी, यानी खराब होता जा रहा था।
तो उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ किया था बिहार सरकार। और इस योजना के तहत जो है उनको आर्थिक मतलब सहायता के रूप में 60,000 से 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता ये सरकार जो है प्रदान करेगी इस योजना के तहत। अब आइए इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। देखिए यह योजना जो है देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री की पारंपरिक, अभी हमने पता ना जनरेशन टू जनरेशन, यानी पारंपरिक रूप से जुड़े परिवार जिनकी राज्य में शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जैसे निर्धन परिवारों के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य समुदाय के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई है। ऐसे परिवार को राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत जो है सतत आजीविका एवं क्षमता निर्माण हेतु 60,000 से 1 लाख रुपये वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बिहार सरकार ने 7 निश्चय में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जो है पार्ट 1 की बात कर रहा है, 7 निश्चय जो है ये पार्ट 1 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 7 निश्चय पार्ट 1 में कौन कौन सा योजना है, आइए हम लोग इसको पहले देख लेते हैं। देखिए ये जो 7 निश्चय है, 7 निश्चय जो पार्ट 1 है, इसका जो है आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गलियां नालियां और शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। तो पहले हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं। देखिए महिलाओं का रोजगार है ना, हाँ महिलाओं का रोजगार है, यहीं पे तो है, देखिए ना, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, यही तो है महिलाओं का रोजगार। साफ पीने का पानी ये भी है, और सभी परिवारों को बिजली आपूर्ति ये भी है। बाल कल्याण की बात नहीं किया गया है 7 निश्चय योजना में पार्ट 1 के अंदर। तो ये तीनों तो है, ये नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो योजना था 7 निश्चय योजना, ये 2015 से 2020 के लिए सम्मिलित किया गया था और इसको जो है लागू किया गया था 21 दिसंबर 2016 से, बस यही है। और जो 5 वर्ष के लिए था, इसका जो विषय था ये न्याय के साथ विकास पर आधारित साझा कार्यक्रम तय किया गया था। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी नहीं प्रदान किया गया था? तो देखिए जो हमारा भारत है वो भारत हमारा कुछ इस तरह है, इस तरह है हमारा भारत, और यहाँ पे जो है इस तरह कुछ इधर स्टेट है। तो यहाँ पे जो है 7 स्टेट, 7 सिस्टर के नाम से एक हम लोग जानते हैं। तो ये 7 सिस्टर, यहाँ पे जो है उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, यहीं पे हिमाचल प्रदेश है, देखिए 7 सिस्टर हो गया, यहीं पे सिक्किम है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, 7 सिस्टर है। तो ये सब स्टेट जो है ना, इन सबको जो है विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया था। आइए हम लोग देखते हैं यहीं पे कौन कौन है। देखिए यहाँ पे असम है, नागालैंड है और जम्मू कश्मीर है। इसको जो है वर्ष 1969 में विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था। हिमाचल प्रदेश को 1971 में विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को 1972 में विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1975 में विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था और उत्तराखंड को 2001 में विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था। तो अभी हमने आपको बताया था कि 7 स्टेट जो है, और एक सिक्किम भी है इसी के अंदर, सिक्किम भी है, जो सिक्किम जो है 7 सिस्टर के अंदर नहीं आता है। जम्मू कश्मीर है, इसके बाद है हिमाचल प्रदेश है और इसके बाद है उत्तराखंड है। तो आप इन स्टेट को याद रखिएगा। आइए हम लोग इसमें अब चेक करते हैं। सिक्किम भी है, जम्मू कश्मीर भी है, हिमाचल प्रदेश है, बिहार को ये विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार जो है 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो देखिए 15वें वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार जो है ना 2021 से 26 तक बिहार को जो है केंद्र सरकार से 10.058% जो होगा ये हिस्सा प्राप्त होगा। ठीक है, 10.058%। इस ईयर को आप याद रखिएगा, 2021 से 2026 तक 15वें वित्त आयोग के सिफारिश पर 10.058। और ये जो है ये दूसरा सर्वाधिक है, यानी जितने भी राज्य हैं इसमें ये दूसरे नंबर पे बिहार है जिसको इतना हिस्सा मिल रहा है। नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक हिस्सा मिल रहा है 17.939%। अगला जो क्वेश्चन है इसका मैंने वो बताया ना आपको। हाँ देखिए इसमें जो है कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसका ई हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो देखिए छठा सिक्स्थ क्लास से लेकर ऊपर के जितने भी क्लास है ना, सिक्स्थ क्लास से ऊपर के जितने भी क्लास हैं, इन सारे क्लास को कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में दे रखा है 5वीं कक्षा के सभी छात्र, तो ये तो गलत है ना। 5वीं कक्षा के छात्र को ही सिर्फ थोड़ी दिया जाएगा, यानी क्लास 6 से ऊपर के जितने भी छात्र सबको दिया जाएगा। यहाँ पे कह रहा है छठी कक्षा से के सभी छात्र, तो ये भी गलत है। 7वीं कक्षा के सभी छात्र, तो देखिए ये भी गलत है। और 8वीं कक्षा के सभी छात्र, तो ये भी गलत है। अगर हम लोग इसको गलत नहीं मानते हैं तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई। ठीक है, यानी छठी कक्षा को भी मिलेगा, 7वीं कक्षा को भी मिलेगा, 8वीं कक्षा को भी मिलेगा, है ना। तो इस तरह सारे कक्षा को मिलेगा। अगर हम लोग इंडिविजुअल इसको काउंट कर रहे हैं तो ये सब गलत है। ठीक है, यानी छठा कक्षा से लेकर ऊपर तक। आइए हम लोग इसका डिटेल देख लेते हैं। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत जो है छठी कक्षा से लेकर ऊपर तक के सभी कक्षाओं के विद्यार्थी को कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जो है ये कोविड-19 कि लॉकडाउन के दौरान जो है बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए जो है ये डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 प्रदान किया गया था। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? देखिए यहाँ पे नया मंत्रालय का बात नहीं किया गया है, नया विभाग का बात किया गया है, लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट है नया मंत्रालय। अगर नया मंत्रालय अगर आप यहाँ पे कंसीडर कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ई, और अगर यहाँ पे विभाग कंसीडर करते हैं तो इसका आंसर हो जाता है डी। तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। देखिए ITI की जो संचालन है ना, संचालन यानी ITI जो बिहार के अंदर चलता है ये श्रम संसाधन विभाग के द्वारा चलता है, और पॉलिटेक्निक संस्था जो है इसका संचालन जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया जाता है। तो इन दोनों में यानी श्रम संसाधन विभाग में और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में कोई तालमेल नहीं है। तो इन्हीं दोनों को तालमेल को बैठाने के लिए जो है एक अलग विभाग यानी स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग के गठन की घोषणा किया गया था बिहार बजट 2021-22 में। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये मंत्रालय नहीं है, ये विभाग है, ये डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे जो है मिसप्रिंट से मंत्रालय लिख दिया हुआ है। अगर हम लोग इसको मंत्रालय कंसीडर करेंगे तो ये आंसर ई हो जाएगा, और मंत्रालय नहीं विभाग अगर इसको कंसीडर करते हैं तो आंसर डी हो जाएगा। दोनों आपके पास है, आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। तो बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था ये सुशील मोदी के द्वारा 2007 में प्रस्तुत किया गया था। मार्च 2007 में प्रस्तुत किया गया था सुशील मोदी के द्वारा। और ये प्रथम बार जो है आर्थिक सर्वेक्षण जो है तत्काल उप मुख्यमंत्री एवं राज्य वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रस्तुत किया था। वर्ष 2021-22 में जो है आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट जो है वर्तमान उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो देखिए मानव विकास उप मिशन के जो अंतर्गत है ना 7 विभाग शामिल है। ये 7 विभाग कौन कौन है आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग का हालत तो आप जानते ही हैं कि बिहार में कितना दयनीय है, तो ये दोनों तो शामिल होगा ही। और बिना जात के बिहार में कोई बात नहीं होता है, तो ये जात है। देखिए अनुसूचित जात और मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। तो ये 3 जाति हो गया, और 2 जो है इसकी दयनीय दयनीय स्थिति बहुत खराब है स्वास्थ्य और शिक्षा का। और एक जो है समाज कल्याण विभाग है और एक जो है आपदा प्रबंधन विभाग है। तो ये 7 विभाग है जो मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो देखिए इस प्रश्न को जो है ना, इस प्रश्न को बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा है ना इसको निष्कासित कर दिया गया था। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है,
बिहार राज्य यानी विभाजन से पूर्व कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? यानी बिहार के अंदर जो है विभाजन से पूर्व जो थे ये 6 थे। कहाँ कहाँ? आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में था। अब जो है विभाजन के बाद जो है कहाँ कहाँ था वो मैं राउंड से लगा रहा हूँ। देखिए, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और एक है यहाँ पे भागलपुर। ये 4 जगह है। विभाजन के बाद जो है 4 जगह है, विभाजन से पहले 6 जगह है औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। यहाँ पे हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वर्तमान में जो है पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की जो टैगलाइन है वो क्या है? तो ब्लिसफुल बिहार है। आप इसको याद कर लीजिएगा। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये मोतिहारी में हुआ था। मोतिहारी में एक कॉलेज है, आप इस कॉलेज को याद कर लीजिए। महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ है? मोतिहारी में है। ये आप इसको याद कर लीजिए, मे भी कहीं एग्जाम्स में पूछ दे आपसे। और यहीं पे जो है कुंभ मेला, कृषि कुंभ मेला 2019 का आयोजन किया गया था। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? तो देखिए, उस समय जो था इसका स्कोर जो था ये 32.11 था, लेकिन दिसंबर 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट के अनुसार जो है स्वस्थ सूचकांक 2019-20 के चतुर्थ दौर में, कितने दौर में? चतुर्थ दौर में बिहार का जो स्कोर है वो 31 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार का स्कोर जो है वो 31 है। आप अपने अपने स्टेट के पीसेस के हिसाब से आप इसको याद कर लीजिएगा, पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे नंबर 1 पे है केरल, तो केरल को याद कर लीजिएगा कि केरल जो है सबसे नंबर 1 पे है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन के द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का प्रारंभ किया गया था? तो बिहार के अंदर जो है 21 सितंबर 2020 तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार में घर तक फाइबर योजना का प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री के द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो ये जिला है खगड़िया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 20 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार और ग्रामीण कार्यों से संबंधित गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसका जो शुभारंभ है खगड़िया जिले से किया गया था, बिहार के खगड़िया जिले से किया गया था। और ये क्यों किया गया था? तो इस अभियान का उद्देश्य था जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित बड़ी संख्या में घर वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना और अपने क्षेत्र के गांवों में आजीविका के अवसर को मुहैया कराना। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है? तो बाल लिंग अनुपात जो है 935 है। ये मैंने इसका जनसंख्या का वीडियो बनाया है, अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को जाकर देखिए। ये बिहार जनसंख्या के नाम से और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें बिहार से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है मैंने उसमें मैं उसके अंदर इंक्लूड किया हूँ, आप एक बार जाकर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र की विकास दर क्या थी? तो देखिए, वो डाटा हम लोग नहीं याद करेंगे, हम लोग ये डाटा याद करेंगे। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार जो है वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्यों पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का जो विकास दर है वो 0% है। प्राथमिक का कितना है? 0%। द्वितीयक क्षेत्र यानी इंडस्ट्री का है 2.2% और तृतीयक क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर का है 0.1%। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो देखिए, हम लोग इस डाटा को नहीं, हम लोग यहाँ पे ये जो डाटा दिया हुआ है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार जो है चालू यानी करेंट और स्थिर मूल्य का जो बेस ईयर होता है वो कितना है? 2011-12 की कीमतों पर बिहार राज्य का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वर्ष 2020-21 का करेंट के लिए कितना है? इतना है। देखिए, 618.63 हजार करोड़ रुपया और स्थिर मूल्य पर कितना है? वो है 419.88 हजार करोड़ रुपया। तो आइए हम लोग यहाँ पे एक बार देखते हैं। यहाँ पे तो हमारा ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है,
आगे हम लोग चेक करते हैं बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो देखिए कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बिहार के अंदर जो है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो है कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। देखिए अक्टूबर 2021 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू की गई रबी महाअभियान के समय किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने हेतु जरूरी कृषि यंत्रों के लिए 13 जिलों में 328 कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है। 2021-22 के दौरान जो है बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है। तो देखिए बिहार बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार जो है वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितना है 22,511 करोड़ रुपया, यानी 22,510.78 करोड़ रुपया। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 22,511 करोड़ रुपया, आप इसको याद कर लीजिएगा। जबकि बजट अनुमान 2022-23 में यह कितना है 25,885.11 करोड़ रुपया अनुमानित है, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.47% है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्रक ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह को आकर्षित किया है। तो देखिए प्रमाणित सूत्रों के अभाव के कारण जो है बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यंतोमुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो ये है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। तो आइए हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए बिहार सरकार जो है बिहार सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क एक से अधिक उत्पादन निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है जो कि हाजीपुर में स्थित है। तो इसका जो है पहले तो आप ये याद कर लीजिए कि एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क जो है ये हाजीपुर में स्थित है और ये जो है एक से अधिक उत्पादन निर्यात प्रसंस्करण के क्षेत्र में ये काम करती है और ये जो है निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार राज्य में शिशु मरणांक दर है। तो देखिए शिशु मरणांक दर जो है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। वर्ष 2019 में जो शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ये प्रति 1000 जन्म पर कितना था 29 था, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर जो है यानी 30 है। यानी भारत स्तर पर शिशु मृत्यु दर कितना है 30 है और बिहार के अंदर 2019 में शिशु मृत्यु दर कितना था, ये था 29 और झारखंड का कितना है 27 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड से अधिक है हमारा शिशु मृत्यु दर, तो झारखंड से अधिक। अगला जो क्वेश्चन है 2001 जनगणना के अनुसार जो है बिहार राज्य भारत का ... सबसे बड़ा राज्य, यहाँ पे जनगणना की बात कर रहा है। जनगणना के अनुसार जो है ना बिहार राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। देखिए अगर हम लोग जनगणना की बात कर लेते हैं तो 2011 जनगणना के अनुसार जो है बिहार तीसरा स्थान है, जनगणना के अंदर बिहार का तीसरा स्थान है। इस क्रम में जो है यूपी जो है पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र जो है दूसरे स्थान पे है, बिहार जो है ये तीसरे स्थान पे है और इसके बाद जो है वेस्ट बंगाल जो है ये चौथे स्थान पे है। इसके बाद जो है आपको आंध्र प्रदेश जो है ये 5वें स्थान पे है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा इस क्रम को, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है। तो गुल्लक बच्चा बैंक जो है ये पटना में था, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है। तो देखिए बिहार में जो है गरीबी का सबसे मुख्य कारण जो है भूमि सुधार में असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव और श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। ठीक है, ये तीनों जो है बिहार के अंदर जो है मतलब गरीबी रेखा के, बिहार के जो लोग हैं गरीबी रेखा के नीचे रहने का मेन कारण है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना ज़मीन छोटा छोटा है ना, तो यहाँ पे हम लोग बड़ा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी बड़ा मशीन खेत के अंदर हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक अभाव है यहाँ पे। यहाँ का राजनीतिक इच्छा तो आप जानते ही हैं, आपसे कोई छुपा हुआ तो है नहीं कि यहाँ का नेता जो है सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हैं, जनता को छोड़ देना चाहते हैं और सर इसी के कारण जो है श्रमिक वर्ग अधिक है यहाँ पे। ये सब सभी हैं और इसी के अंदर जो है ये लिखा हुआ है।
बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो देखिए पटसन उद्योग की अगर हम लोग बात करते हैं तो पटसन उद्योग जो है ना ये उत्तर पूर्वी बिहार के मैदान में है। उत्तर पूर्वी बिहार के मैदान कौन कौन है? तो पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा, ये सब जो है ना ये इसी पट्टी में जो है पटसन उद्योग का मतलब प्रमुख केंद्र है, पटसन उद्योग का प्रमुख केंद्र है। और इसमें जो है उत्तर बिहार में पूर्णिया और कटिहार जो है ना ये पटसन का उत्पादन में प्रमुख है। कौन? पूर्णिया और कटिहार। पूर्णिया जो है बिहार में कुल जूट उत्पादन का 70% उत्पादन अकेले करता है पूर्णिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। तो देखिए पहला जो चीनी मिल बिहार के अंदर स्थापित हुआ था ये हुआ था बिहार के अंदर जो पहला चीनी मिल का कारखाना स्थापित हुआ था 1840 में, ये बेतिया में हुआ था। किसके द्वारा? तो डचों के द्वारा हुआ था। और जो आधुनिक चीनी मिल का जो फैक्ट्री था ये 1904 में महरौरा सारण में लगाया गया था। महरौरा सारण में लगाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये उत्तर ए दे रहा है, महरौरा। मतलब इसका अर्थ ये है कि ये आधुनिक चीनी मिल की बात कर रहा है, नहीं तो इसका ऑप्शन जो होगा बेतिया में हो जाएगा। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। कह रहा है कि बिहार का एक इस्पात कारखाना है। तो बिहार के अंदर जो है इस्पात कारखाना अपने बिहार में तो नहीं है, और ये क्वेश्चन जो है बंटवारा से पहले का है, तो ये जमशेदपुर में है। तो आप इसको याद कर लीजिए कि इस्पात फैक्ट्री जो है कहाँ है? जमशेदपुर में है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? तो छोटा नागपुर पठार की जो मुख्य फसल है वो है चावल। चावल जो है छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल है। आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार की जो मुख्य फसल है वो चावल है। इसके अतिरिक्त जो है उपयुक्त सभी फसल जो है इस क्षेत्र में नहीं उगाया जाता है। मुख्य नगद फसल यानी कैश क्रॉप कौन सा है बिहार के अंदर? जो है कैश क्रॉप कौन सा है? तो देखिए गन्ना जो है ना, गन्ना देखिए यहाँ पे गन्ना, तंबाकू, जूट और मेस्ता। गन्ना, तंबाकू, जूट और मेस्ता जो है ये बिहार का मुख्य कैश क्रॉप फसल है, यानी मुख्य नकदी फसल कह लीजिए। मुख्य नकदी फसल है गन्ना, तंबाकू, जूट और मेस्ता। लेकिन इसमें जो है ना सबसे अधिक जो है किसान यहाँ के गन्ना उगाते हैं, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन गन्ना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? बिहार में जो औद्योगिक वित्तीय सहायता, मान लीजिए आपको इंडस्ट्री वगैरह लगाना है तो आपको औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक संस्था के द्वारा आपको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो संस्था का नाम क्या है? तो वो संस्था है बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार में जो है औद्योगिक सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम स्थापना हुआ था, और ये 1954 में इसकी स्थापना हुआ था। जातिवादी पर आधारित आतंकवादी सेना कास्ट बेस्ड टेररिस्ट की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है। तो ये कोई और राज्य नहीं, आपकी नज़र में आप तो देखते ही हैं यहाँ पे कास्ट बेस्ड ये आतंकवाद है ना। तो ये बिहार के अंदर ही है। कास्ट बेस्ड राजनीति, आतंकवादी, ये सब बिहार के अंदर ही हैं। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है आतंकवादी सेना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है हमने चेक नहीं किया है, लेकिन इसमें जो है वर्तमान में लिखा है दीपक प्रसाद। दीपक प्रसाद, आप इसको एक बार चेक करके एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है, कि बिहार राज्य का जो चुनाव आयुक्त है ये कौन है। तो वर्तमान में जो है बिहार राज्य का चुनाव आयुक्त जो है दीपक प्रसाद है। हमारे हिसाब से चेंज हो गया होगा आई थिंक, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? तो देखिए ये उस समय के थे, लेकिन अभी जो है बिहार के जो राज्यपाल हैं ये फगू चौहान है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी के न्यूज के हिसाब से। आप एक बार है ना इसको याद करके जाइएगा। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? देखिए ये उस समय का क्वेश्चन है, लेकिन अभी जो है फगू चौहान जो है बिहार का गवर्नर है, आप उनको याद रखिएगा। बिहार पर बकाया ऋण है, बिहार पर जो है बकाया ऋण है। आर्थिक समीक्षा 2021 में, यानी बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार जो है वर्ष 2020-21 में बिहार पर कुल बकाया ऋण जो है कितना है? ये है 22,07,196 करोड़ रुपया जो है बिहार के ऊपर बकाया ऋण है। कितना? 22,07,196
7,196 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार में कितने सांसद सम्मिलित हैं। तो देखिए, जो अभी जो यानी 7 जुलाई 2021 की बात मैं बता रहा हूं, तो उसके अनुसार जो है ना, बिहार के जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल है कुल 6 मंत्री हैं। इनमें से 4 जो है कैबिनेट मंत्री हैं और 2 जो है राज्य मंत्री हैं। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे नियंत्रण प्राप्त करने के लिए। तो किसका नियंत्रण प्राप्त करने के लिए? तो गया में जो महाबोधि मंदिर है ना, इसका नियंत्रण प्राप्त करने के लिए जो है बौद्ध भिक्षु ये मतलब स्ट्राइक करते रहते थे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है। तो देखिए, पटना महानगर पालिका में जो वार्ड की संख्या ये 75 है। और पटना नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? तो ये आप डेट याद कर लीजिएगा, 15 अगस्त 1952 को, 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम की स्थापना हुआ था। और किस अधिनियम के द्वारा? तो पटना नगर निगम अधिनियम 1951 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में पागल खाना कहाँ है। तो देखिए, रांची में है। रांची इंस्टीट्यूट ऑफ द न्यूरो सिक्रेट्रिक एंड एलाइड साइंस जो है, इसको हम लोग रिनपास कहते हैं या फिर रिंस कहते हैं। तो ये है रांची में, रांची के काके में ये पागल खाना अवस्थित है। और ये जो है वर्तमान में झारखंड में स्थित है। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो अभी जो है फिलहाल जो है ये बंटवारा के बाद की मैं बात बता रहा हूँ, यानी 15 नवंबर 2020 के पश्चात यानी स्थिति उसके बाद की बात है। तो लोकसभा में बिहार से 40 सीटें हैं और राज्यसभा में जो है 16 सीटें हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा, यानी झारखंड के बंटवारा के बाद जो है ये 40 सीट और 16 सीट राज्यसभा में, इसको याद कर लीजिएगा। बिहार से लोकसभा सीटों की कुल संख्या है, तो ऊपर आपने देखा है 40। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो यह है 40। बिहार से प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो देखिए, महिला आयोग की अध्यक्षता जो है ये राज्यपाल नहीं करती है, मुख्यमंत्री नहीं करते हैं और मुख्य न्यायाधीश नहीं करते हैं। तो इसमें से कोई नहीं। तो ये कौन करेगा? तो देखिए, किसी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए आयोग की अध्यक्षता की विशिष्ट क्षेत्रों यानी सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए, शिक्षा में, चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना, विधि से होना चाहिए। वर्तमान में राज्य महिला आयोग जो है ये इसके जो अध्यक्ष हैं सुश्री दिलमणि मिश्रा है। तो आप इसको एक बार ध्यान में चेक करके ही जाइएगा एग्जाम देने। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जमशेदपुर जो है ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है। जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर अवस्थित है और यहाँ जो है टाटा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है और इसी नदी से इस उद्योग को पानी जो है आपूर्ति किया जाता है। हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? तो ये है झारखंड। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य जो है बिहार से अलग हुआ था 28वें राज्य के रूप में। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 में। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी है? तो यह है रांची। झारखंड राज्य स्थापित हुआ तो 2000 में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो यह है बरौनी के अंदर। बिहार में जो है बरौनी में तेल शोधक कारखाना है और रांची में जो है भारी मशीन का कारखाना है। सिभूम में इस्पात उद्योग है। बिहार में निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो देखिए, बिहार के अंदर जो है सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो पश्चिमी चंपारण है। इसी के बाद जो है गया है और उसके बाद जो है पटना। तो आप इस क्रम को याद रख लीजिएगा, यानी पश्चिमी चंपारण के बाद गया, गया के बाद पटना। ये 3-4 आप याद रखिएगा तो हो जाएगा, आपका काम निकल जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है तो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण नहीं दिया है और गया दे दिया है तो गया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो देखिए, ये रांची है, गोड्डा है, बोकारो है, ये सब जो है झारखंड राज्य में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में इस्पात प्लांट यानी स्टील प्लांट का केंद्र कहाँ है? तो ये है धनबाद, है ना। बोकारो स्टील प्लांट जो है ये कहाँ था? धनबाद में था, लेकिन अब बोकारो अलग हो गया, धनबाद अलग हो गया है। नीचे दिए गए वक्तव्य
देखिए यहाँ पे कुछ एसर्शन और रीजन दिए हुए हैं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। तो दक्षिण बिहार जो है ना, दक्षिण बिहार, ये क्वेश्चन है 1995 में पूछा गया है। दक्षिण बिहार जो है उत्तर बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। तो देखिए ये तो सही बात है, दक्षिण बिहार जो है ये उत्तर बिहार की अपेक्षा जो है अधिक विकसित है और दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। तो ये भी बात सही है, दोनों बात जो है सही है। और ये जो है रीजन भी है, तो इसका हो जाएगा ए, सही व्याख्या करता है, सही है ना, ए हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है आपका कृषि उद्योग और विविध का जो डिस्कशन हम लोग कर रहे थे ये यहीं पे एंड होता है। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए, एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।